करते हैं एबीएस रामदानी के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा है सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, हमारे पेपर फर्स्ट के अंदर हमारी यूनिट नंबर हमारे 5 चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमने दूसरा पार्ट गणितीय अवधारणाएं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है उच्चिष्ट व निम्निष्ट, मैक्सिमा व मिनिमा के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अंतर्गत ही हमारे पास आता है द्वितीय क्रम का अवकलन और वह तृतीय क्रम का अवकलन, इसी प्रकार से चतुर्थ क्रम का अवकलन, और इस प्रकार से क्या होता है n टाइम तक अवकलन होते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं कोई फलन का dy/dx निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रथम क्रम का अवकलज कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रथम क्रम का अवकलज कहलाता है। ओके, जैसे इस प्रकार से आपको उससे और समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसका dy/dx निकालूं, dy/dx निकालना दो है, आपको पता है। एक को हम कांस्टेंट रखते हैं, log x को एक बार मैंने x स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, log x का किया तो क्या आएगा 1/x। तो एक बार क्या कीजिए, अब log x को कांस्टेंट रख दीजिए, x स्क्वायर का कर लीजिए 2x। ओके, ये मैंने ये कर दिया एक बार अवकलन इसका। अब मुझे पता है एक बार और अवकलन होगा, ये इसका कहलाता है प्रथम अवकलज। और हमने जो किया है, अब जो करेंगे वो क्या करेंगे, द्वितीय अवकलज करेंगे। द्वितीय क्रम का अवकलज 2 बार अवकलन करने वाले हैं इसका। पहले हम करते हैं इसमें से, देखिए जब मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर का अवकलन, किसका करता हूँ, एक्स स्क्वायर का अवकलन करता हूँ, इसको कांस्टेंट रखता हूँ एक बार के लिए। 1/x का करना है। जब आप 1/x का करते हो, आपको क्या पता है कि x की पावर क्या होती है -1। इसको मैं dy/dx के लिए लिखता हूँ समझने के लिए। x की पावर 1 का होगा, ठीक है, ऊपर चले जाएगी बात। इसके अंदर भी एक कीजिए, log x को मैंने कांस्टेंट रख दिया है। 2x का आप करोगे सिर्फ 2 बचेगा हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर वापस कर लीजिए 2x आएगा, और log का करोगे ना 1/x आएगा। क्या आता है 1/x। x से x क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। इस पद का भी हमने अवकलन किया नहीं है, ठीक है। इसका करते हैं, तो इसमें हमने एक बार तो क्या किया है, आगे और कर लेते हैं। दूसरे के अंदर क्या होगा 1/x तो स्थिर हो जाएगा, और x स्क्वायर का करोगे तो क्या आ जाएगा 2x। तो यहाँ पर भी x से x कैंसिल हो चुका। ओके, अगर इस यहाँ पर बात करेंगे ना तो क्या आएगा x स्क्वायर, और माइनस आगे आ जाएगा, और x की पावर कितनी आ जाएगी -2। x की पावर कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी, ठीक है। इसको वापस हल करते हैं हम,2 log x बच जाएगा, ठीक है। इधर सिर्फ केवल 2 बच जाएगा। यहाँ पर मैंने x से x कट काट लिया, यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, केवल और केवल 2 बच जाएगा। ओके, इसको और सही से लिखेंगे तो x की पावर है माइनस x की पावर नीचे जाते क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पर वापस लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 log x आया है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। x से x कैंसिल आउट कर दिए, 1 बचेगा, 3 आ जाएगा। dy/dx स्क्वायर 2 log x और प्लस क्या आ जाएगा 3। ये मैंने 2 बार अवकलन करने पर आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 3 बार अवकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार से 4n क्रम तक हम क्या कर सकते हैं, अवकलन कहते हैं। और dy/dx को हम क्या कहते हैं, प्रथम क्रम का अवकलज। जो हम बात करने वाले, हम अलग अलग बिंदुओं की बात करेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए। उच्चिष्ट क्या होता है, देखिए मैंने कोई फलन ले लिया है, y = fx ले लिया है। जो फलन किसका होगा, ये x का फलन होने वाला है। इसके जो दोनों ओर, इसके दोनों ओर जो समीप है ना, वो हम क्या करते हैं, लघु मानों को देखेंगे। क्या देखते हैं, लघु मानों को देखेंगे। क्यों देखेंगे, इसलिए देखेंगे क्योंकि x = a है ना, उसके दोनों ओर मान क्या हो, लघु हो, और x a का जो वैल्यू हो सबसे अधिक होना चाहिए। तो वो वहां पर क्या कहला देगा, उच्चिष्ट कहलाने वाला है। दोनों ओर हम x से बड़े मान देखेंगे, x के प्रत्येक मान के लिए। और जब आप x = a को देखोगे तो फलन f = a देखोगे, या x देखोगे, फलन = fx देखोगे, तो वहां पर
जब आप फलन fx की बात करोगे तो वहां पर ये x बराबर a के लिए प्रत्येक मान के लिए उसके लिए क्या हो, ग्रहण करना चाहिए। एक तो क्या देखना है, जब हम x बराबर a देख रहे हो उसके दोनों जो लघु मान हैं उनसे बड़ा मान किसका होना चाहिए, x a का होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो फलन fx आप लोगे, फलन जो fx लोगे, x a के लिए जितने भी मान ले रहे हैं वो क्या फलन a के फलन जो x है उसके द्वारा ग्रहण किए जाने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक मान के लिए वो ग्रहण करे। माना कोई क्या मान है, ये एप्सिलॉन है जो ग्रेटर देन किससे है, 0 से ग्रेटर देन है, 0 से इसकी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, और माना ये क्या करता है, इसका विचलन हो रहा है, अल्प विचलन होता है। कहाँ से होता है, a से लेकर x बराबर a तक। ठीक है, अर्थात क्या मान लिया मैंने, x माइनस a के लिए मैंने मान लिया e। ठीक है, अल्प विचलन कितना होता है इसका, x से x बराबर a तक होता है। ठीक है, विचलन कितना हो रहा है, x से लेकर x बराबर a के लिए हो रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पर आप अगर इसको यहाँ पर लेके आ जाए तो आ जाता है, कितना आ जाता है, a आ जाता है। और इसकी जो वैल्यू है ना 0 ना मानकर मैंने क्या मानी है, एप्सिलॉन। क्या मानी है यहाँ पर, एप्सिलॉन मानी है। तो इस प्रकार से विचलन को हमने क्या कहाँ से दर्शाया, विचलन को मैंने दर्शाया है x से a अल्प विचलन को दर्शाया है। जहाँ मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से अधिक मानी है तो 0 की जगह मैंने एप्सिलॉन को पुट कर दिया है। ठीक है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। जब आप फलन की भी बात करोगे, फलन कैसे, फलन हमने माना था fx बराबर क्या माना था, x a माना था। अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू ज्ञात करते हो, किसकी वैल्यू ज्ञात करते हो, x a की वैल्यू ज्ञात करोगे ना, फलन पे पुट करोगे तो e a प्लस एप्सिलॉन प्लस a आ जाएगा। और अगर आप फंक्शन की बात कर रहे हो, अगर आप फंक्शन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर मैंने लिया है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव लूंगा तो इस प्रकार से मुझे मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्रम से यही x के मान होंगे, x के मान मैंने निकाल लिया, आपको बता दिया, ये तो ये मान हो जाएगा, a क्या हो जाता है, ये हो जाता है, जो आपको दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब अंत में क्या आता है, जब f a का कोई भी f a की जब मैं बात कर रहा हूँ कि विचलन कहाँ तक है, x बराबर a तक है, मैं एक ही पर्टिकुलर बात करूँ, जब a की वैल्यू, जब एप्सिलॉन के अंदर आप कुछ जोड़ भी रहे हो तो f a की वैल्यू की बात करोगे, जब उसके अंदर कुछ आप जोड़ भी रहे हो तब भी उससे क्या होनी चाहिए, f a का मान कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मानते हैं 2 आया है, क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, और 2 के अंदर आप कुछ इस प्रकार से भी जोड़े हो कि मान क्या है, उससे कम आए। ठीक है, f a का, ऐसे आप जब कुछ घटा भी रहे हो, क्या हो रहा है, घटा भी रहे हो ना, तब भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, f a फलन a की वैल्यू अधिक आए तो p पर क्या होगा, fx उच्चिष्ट होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये उच्चिष्ट हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे पास r बिंदु है x बराबर c के समयपेय के अंदर, उसके अंदर भी वो क्या होगा, उच्चिष्ट बिंदु हमें प्राप्त होने वाला है। जब आप निम्निष्ठ की बात कर लेते हो, निम्निष्ठ के लिए मैंने जो विचलन है वो कहाँ तक माना है, x से x बराबर b का विचलन माना है, x से x इक्वल टू b का। जहां मैंने क्या माना है, जो नीटा है वो क्या होगा, ग्रेटर देन टू 0 होगा। नीटा क्या होगा, ग्रेटर देन टू 0 होने वाला है। ठीक है, जब यहाँ पर आप वैल्यू पुट निकालोगे x माइनस बी इक्वल टू नीटा आ जाएगा एक तो। ठीक है, क्या आ जाएगा, नीटा आ जाएगा। और यहाँ पर आप x की वैल्यू भी ज्ञात करने का प्रयास करोगे, नीटा प्लस बी आ जाएगा, और नीटा माइनस बी माइनस नीटा भी आ जाएगा। ठीक है, नीटा माइनस बी भी आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन टू फलन भी हमारे पास आ चुका है। फलन की वैल्यू आप x रखोगे, क्या रखने वाले हो, x रखोगे तो यहाँ पर आएगा बी प्लस नीटा और b माइनस नीटा आ जाता है। अब वहां पर तो ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम, अर्थात नेगेटिव की बात कर रहा है।
कम होना चाहिए, ठीक है। और जहां पर क्या होगा, एफ बी की जो फलन बी ले रहे हो, ये सिंपल सा है कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर फलन बी का मान 2 ले रहा हूँ, क्या लोगे आप, 2 ले रहे हो, और यहाँ पर अगर आप कुछ ऐड कर देते हो, क्या कर देते हो, कुछ ऐड कर देते हो, माना यहाँ पर कुछ एक ही है, नेटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इसकी वैल्यू 3 आ जाए। अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, नेटा की वैल्यू -1 है, तो ऐड होकर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी अधिक हो जाए, ठीक है। अब हम कुछ बात करने वाले हैं इनकी नियमों की, शर्तों की। उच्चिष्ट के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, उच्चिष्ट के लिए शर्त ये कह रहा है, ये क्या होना चाहिए, जो फलन f(x) है ना, x बराबर पर a पर तभी उच्चिष्ट होगा जब या तो क्या हो जाए, जो x है उसकी वैल्यू a से अधिक हो जाए, a की वैल्यू इसमें अधिक हो जाए, या इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि, या इसमें दोनों ही वैल्यू हो सकते हैं, x का भी मान बड़ा हो सकता है, a का भी बड़ा मान हो सकता है, ठीक है। और इसमें जब आप dy/dx निकालोगे, इसमें हो सकता है 0 से मान बड़ा भी हो और छोटा भी हो, अर्थात ये धनात्मक व ऋणात्मक दोनों के लिए लागू होता है। जब आप प्रथम अवकलज करोगे, धनात्मक ऋणात्मक दोनों के लिए आपको दिखाई देगा, अप्लीकेबल होगा। यहां पर आप क्या कर सकते हो, x बराबर a पर और dy/dx पर, 3 स्थितियां आ चुकी है। पहला आता है कि x का मान a से बड़ा हो, या a का मान x से बड़ा हो, या dy/dx 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, या x बराबर a हो या क्या हो, dy/dx हो। उसके लिए क्या होता है, मान हमें जो प्राप्त होगा वो उच्चिष्ट ही प्राप्त होने वाला है। परंतु जब आप इसका डबल अवकलन करते हैं, dy/dx² निकालोगे, तो उसका मान ऋणात्मक ही प्राप्त होना चाहिए, ये है इसका डिफरेंस। अगर आप dy/dx का 2 बार जब अवकलन करते हैं, उसका मान अगर हमें ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है तो वो तो उच्चिष्ट होगा, अगर धनात्मक प्राप्त हो रहा है तो वो क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। बाकी दोनों शर्तें इसके लिए सेम रहने वाली है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसमें आगे के टॉपिक कवर करते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास एक फलन दिया गया है y बराबर 2x² व x की क्यूब, इसके अंदर हमें जो ज्ञात करना है वो उच्चिष्ट व निम्निष्ठ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ ज्ञात करेंगे। देखिए, पहला इसका एक बार अवकलन कर देते हैं हम, क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका 4x, ये आ जाएगा 3x², ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसका पुनः अवकलन कर लेते हैं, हमें दोनों की वैल्यू चाहिए ना। जब एक बार और अवकलन करते हैं, इसकी वैल्यू आती है 4, इसकी आती है 6, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, निम्निष्ठ निकालना है। क्या ज्ञात करना है, निम्निष्ठ ज्ञात करना है। जब आप निम्निष्ठ ज्ञात करते हो, क्या ज्ञात करोगे, निम्निष्ठ ज्ञात करते हैं, तो आप क्या पता है, dy/dx² बराबर क्या होता है, 0। dy/dx² की बात करोगे 0, अर्थात ये x बराबर 0 है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दीजिए। 4 - 6 - कितने होते हैं, 0। हम क्या निकालने वाले, मान निकालने वाले, निम्न फलन के अंदर रख दीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाता है, वैल्यू 0 आ जाएगी। जब हम मान रख देते हैं, यहाँ पर x का क्या जाता है हमारे पास, 4/3 है और 4/3 की क्यूब है। यह आ जाता है हमारे पास 16, ये हमारे पास आ जाएगा 9, ये हमारे पास आ जाता है 64, ये हमारे पास आ जाता है 9 - 3 = 27।
और इसको आप और अच्छे से हल करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 32/27। अब देखिए हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या मानते हैं कि z आश्रित एक चर है। ठीक है, जैसे मैंने को फलन मान लिया, कोई दूसरे स्वतंत्र चर है। ठीक है, z आश्रित चर है, कोई स्वतंत्र चर x1 x2 x3 इस प्रकार से है, तो उसे हम फलन के रूप में किस प्रकार से देखेंगे, उसको लिखेंगे z इक्वल टू फलन x1 x2 x3 के रूप में रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मैं मान लिया कोई z आश्रित चर है, उसके फलन कोई है, हमारे पास दो चर x y है, तो उसको फलन के रूप में अगर लिखेंगे z इक्वल टू फलन फंक्शन x, y के रूप में लिखते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम अलग अलग अवकलन करते हैं। इसमें अवकलन करने में हम क्या होगा, जो हमारे पास दो चर होंगे x व y को क्रम से हम क्या बांध लेंगे, एक बार के लिए हम कांस्टेंट या स्थिरांक के रूप में उसको लिखते हैं। जब आप एक z का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो वहां पर y को कांस्टेंट या स्थिरांक लिखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, उसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, उसको पढ़ा जाता है डेल z अपॉन डेल y x के रूप में पढ़ा जाता है। जब आप x को स्थिरांक या चर के रूप में अचर के रूप में परिभाषित करते हैं तो वहां पर क्या कहता है, z का अवकलन y के सापेक्ष किया जाता है, उसको डेल z अपॉन डेल y के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, ये इसी रूप में इसमें लिखा हुआ है, तो अच्छे से इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम डेल कहते हैं। ठीक है, जब दो चर की हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जब हम y या x को क्या मान लेते हैं, अचर या स्थिरांक मानते हैं, मानकर z के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन x या y का कर लेंगे, इसके z का बोले या तो क्या कर लेंगे, x के सापेक्ष कर लेंगे या y के सापेक्ष, तो उसको हम क्या लिखा जाता है, डेल z अपॉन डेल y या डेल z अपॉन डेल x या डेल z अपॉन डेल y के रूप में लिखते हैं, लिखा जाता है, जहाँ x या y के सापेक्ष z का क्या गया था, आंशिक अवकलन करेंगे। इस प्रकार के आप जो चिन्ह होता है उसको डेल्टा या डेल के रूप में लिखते हैं। इसको आप डेल फंक्शन xy डेल x के सापेक्ष या फंक्शन xy डेल y के सापेक्ष भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम डेल z डेल x की बात करोगे, लिमिट क्या होगी, ये x का मान 0 की ओर प्रस्थान करेगा। ठीक है, इसके अंदर 0 की प्रस्थान, तो क्या लिखेंगे इसको, फंक्शन x प्लस डेल x के अंदर कुछ हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो विस्तार हो रहा है, और y कांस्टेंट है यहाँ पर फंक्शन xy। अब नीचे वाले में देखोगे तो y में परिवर्तन हो रहा है जबकि x यहाँ पर कांस्टेंट है। इसी आधार पर हमारे पास क्या कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इसके अंदर हमें अलग अलग डेल z अपॉन डेल x का मान भी ज्ञात करना है, डेल z अपॉन डेल y का भी मान ज्ञात करना है। इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है, आप जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे y को स्थिरांक के रूप में परिभाषित करना है, जब y के सापेक्ष करोगे तो x को स्थिरांक में देखना है। पहले हम डेल z अपॉन डेल x का कर लेते हैं। जब डेल z अपॉन डेल x का करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16x आ जाएगा। ठीक है, 2 इसके आगे 16x आ जाएगा। y की बात करोगे तो y यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, y यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो इसका जब कांस्टेंट का जब अवकलन करते हो, इस तरह c का भी अवकलन करोगे तो क्या आता है 0, और 10 का भी करोगे तो 0, तो इसकी वैल्यू केवल क्या आ जाती है, डेल x अपॉन 16x आ जाती है। जब आप क्या निकालते हो, हम वैल्यू निकालते हैं डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पर अब जब आप बात करोगे, ये पूरे का पूरा कांस्टेंट का हमने जो अवकलन करते हैं हमें पता है 0 आता है, तो इसका भी 0 आएगा। इसका जब आप करोगे तो 4 3y², इसका भी 0 होने वाला है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से हल करते हैं, हमारे पास आ जाता है 12y²। क्या आ जाता है हमारे पास, 12y²। सिंपल से अवकलन है, बस एक बार इतना ध्यान रखना आपको, कांस्टेंट किसको मानोगे, कांस्टेंट किसको नहीं मानना है। देखिए जो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे समाकलन की, समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन। एक समाकलन की जब बात करते हैं, समाकलन क्या होता है, समाकलन अवकलन होता है, उसका विपरीत होता है, प्रतिलोम होता है। समाकलन क्या होता है,
अवकलन का प्रतिलोम होता है। देखिए माना कोई फलन है जैसे fx और कैपिटल Fx फलन है, अगर आप fx का अवकलन करेंगे या कैपिटल Fx का क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फलन Fx प्राप्त होगा। और वापस आप क्या कर देंगे, जब fx का क्या कर देंगे समाकलन करेंगे तो कैपिटल Fx के साथ में क्या होगा, एक नियतांक c प्राप्त होता है। ठीक है, और जो अब समाकलन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है निश्चित, एक क्या होता है विशिष्ट होता है। एक तो निश्चित होगा, एक विशिष्ट होगा, जिसके अंदर हमें क्या दिया गया हो, एक निश्चित मूल्य दिए गए हो, लिमिट्स दी गई हो, वो तो होता है निश्चित समाकलन। और जब हम अनिश्चित समाकलन की बात करते हैं तो निर्धारित नहीं होता है हमें कहां से कहां तक का समाकलन करना है, तो फिर हम क्या करते हैं एक सी नियतांक से उसको परिभाषित करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं हम समाकलन अव्यय कहते हैं, जो हमें मान प्राप्त होते हैं कैपिटल Fx प्लस सी का। अगर बात करें अगर सी एक निश्चित मूल्य हो और विशेष समाकलन हम करें x के सापेक्ष, क्या होगा सी का भी क्या होगा मूल्य परिवर्तन होगा अगर हम विशिष्ट समाकलन लेते हैं। माना a और b क्या होंगे, वहां पर चर होंगे जो निम्न उस सीमा को बताएंगे, यहाँ पे रखिए रही। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे इनका निश्चित समाकलन कर देंगे। ये क्या होता है b और a क्या है लिमिट्स होती है, b और क्या होते हैं जो ऊपर वाली होती है अपर लिमिट कहते हैं, उसको पहले लिखते हैं। कहाँ रखेंगे, जो भी x का मान आएगा वहां पर हम b का और a की लिमिट्स को रखकर फलन को हल करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हो हम, अगर हमें c को लुप्त करना है, क्या करना हो c का जो हम लुप्त करते हैं तो हम क्या करते हैं फलन का मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद में कोई हमें जैसे x की बात करोगे तो x का कुछ मान दिया होगा 1 2 3 4 इस प्रकार से, फिर b का भी हमें कुछ मान दिया गया होगा। फिर हम दोनों जो फलन निकाल लेंगे, निकालने के बाद हम क्या करेंगे उनको घटा देंगे तो हमारे पास c विलुप्त हो जाएगा। समाकलन के नियम की बात करें तो हम घातांक को किस रूप में परिभाषित करते हैं x प्लस n रूप से, और अवकलन के अंदर हम जो परिभाषित कर रहे थे वो x माइनस 1 से क्या करते हैं परिभाषित कर रहे थे। इसके अंतर्गत क्या होता है n प्लस 1 भी नीचे भी आएगा और ऊपर भी ऐड होता है, जबकि अवकलन के अंदर हमने बात की सिर्फ x माइनस n आता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। चर घातांक की बात करोगे कुछ नहीं e की पावर x का e की पावर x ही होगा। फिर हम बात करते हैं लघु गुणांक नियम की बात करेंगे। a की पावर x का क्या होता है log x हो जाता है। जब दो चरों का फलन योग या अंतर लिया जाता है तो ज्यादा नहीं होता, उनका अलग अलग हम क्या करेंगे या तो उसको घटाव कर लेंगे या उसका योग कर लेंगे। परंतु जब गुणनफल की आप बात करोगे तो उसको क्या लिखा जाता है u अपॉन v लिखा जाता है। ठीक है, दो विधियां होती है, एक प्रतिस्थापन होगा या खंडस होगा। प्रतिस्थापन के अंतर्गत क्या होता है जब हम किसी का अवकलन निकाल रहे हैं समाकलन निकाल रहे हैं, वो समाकलन का हमें मान नहीं प्राप्त है तो उसकी जगह पर हम उस चर को मान लेंगे। उस चर को मान कर क्या करेंगे उसके सापेक्ष उसका समाकलन व अवकलन करेंगे, उनकी वैल्यू ज्ञात करेंगे और पुनः क्या कर देंगे जब हमें फलन का मान ज्ञात हो जाएगा उसके अंदर मान रख देते हैं। जैसे क्या है कोई मान हमने fx फलन है f dx के साथ उससे क्या किया है मैंने समाकलन किया है, फिर हम क्या अवकलन किया, फिर हम क्या करते हैं इनका f dx के रूप में क्या करते हैं इनका हम समाकलन करते हैं। परंतु मैंने x की जगह क्या मान लिया है u मान लिया है, क्या मान लिया है u मान लिया है, और यहाँ पर क्या आता है dx आता है। तो मैं क्या करता हूँ x की जगह मैंने u रख दिया है और ऊपर नीचे मैंने क्या करते हैं dx का गुणा कर दिया है, क्या कर दिया है dx का, और अब मुझे क्या होगा f du f और u गुण dx का मैं जब समाकलन कर लूंगा तो मुझे f u फंक्शन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और प्लस में क्या आ जाएगा मैं प्लस c नियतांक आ जाता है और dx की वैल्यू यहाँ से कुछ ना कुछ जो आएगी वो मैं पुट कर दूंगा। अब ये इसके क्या है कुछ निश्चित समाकलन में कुछ रूल है। अगर लिमिट को हम b a है किसी फलन के फंक्शन fx की है और जब हम लिमिट्स को ऊपर नीचे कर देते हैं, जैसे b की लिमिट नीचे और a की लिमिट ऊपर कर देते हो ऋणात्मक चिन्ह आता है। अगर किसी की लिमिट्स a और a समान है
परंतु जो चिन्ह है वो विपरीत है, धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा अगर है कि हम क्या करते हैं, जो समाकलन है, जो निश्चित समाकलन, उसको कई टुकड़ों में सीमाओं को तोड़ सकते हैं। जैसे समाकलन हमारे पास दिया गया है b से a, ठीक है, इस b से a को मैंने क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित कर दिया। पहले क्या करते हैं, इसको a को मैंने a1 a2 के रूप में विभाजित कर दिया। पहले इसको a1 के रूप में सीमा है, फिर ये सीमा जाती है a1 a2 के रूप में, फिर ये a2 क्या जाता है b के रूप में आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार देखिए a से a1 से a2 से a1 और b से क्या जाती है a2 आ जाती है। और ये हमारे पास योग वाला नियम था कि हम योग और जो घटाव है, अंतर को हम अलग रूप के समाकलन निकाल सकते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, हम देख कुछ एग्जाम्पल हमारे पास, उनका हम क्या निकालते हैं, समाकलन निकालने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर तुम्हारा पहला समाकलन की बात करोगे xn है। जब आप xn का समाकलन निकालते हैं क्या देता है, इसमें आपको पता होगा, ऊपर में नीचे दोनों क्या हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है और क्या आता है d ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद क्या जाता है हमारे पास प्लस c। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं मानूं, अगर दिया गया x की पावर 2, तो x की पावर 2 का जब आप समाकलन करेंगे दिया जाता है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, x में हम 2 एक जोड़ लेंगे, ऊपर नीचे 2 एक जोड़ लेंगे, प्लस क्या आ जाएगा c, x की पावर 3 प्लस c आ जाता है। ठीक है, जब हमें क्या दिया हो, e की पावर x दी गई हो, e की पावर x का हमने समाकलन यहाँ पे किया, ये इसी प्रकार से होगा। जब cos x की बात करोगे, जब हम cos x की बात करते हैं, समाकलन करेंगे, हमारे पास क्या आता है, sin x आता है, प्लस क्या आएगा c। परंतु जब cos x का अपने फॉर्मूला के अंदर भी देखा होगा, जब cos x का हम अवकलन करते हैं ना, तो हमारे पास चिन्ह क्या आता है, वो माइनस का sin x आता है। इसी प्रकार से हमारे पास ये एग्जांपल हुआ, इसका करते हैं। जब आप इसका करते हैं, इसके अंदर जो क्या होता है, बात ऊपर चली जाती है, इसकी ये x की पावर -3 हो जाता है। ठीक है, इसकी x की पावर 3 हो जाता है, और इसकी बात करोगे x की पावर कितनी हो जाएगी, -2। अलग अलग कर रहे हैं इनका। जब आप इनका अलग अलग करते हैं, हमें क्या पता है, हम एक ऐड करते हैं तो माइनस के नीचे भी ऐड करेंगे, इसी अनुसार हम क्या कर देंगे, -2 के अंदर प्लस 1 ऐड कर देते हैं। जब आप ऐड कर दोगे तो ऊपर बचेगा x की पावर -2, नीचे बचेगा -2। ऊपर की बात करोगे x की पावर -1 और नीचे बचेगा -1 को नहीं लिखते हैं बार। ये क्या होता है, -1/2 माइनस को कॉमन लेता हूँ, x की पावर 2² 1/x और क्या रहता है प्लस c। हमारे पास क्या रहता है, इसका समाकलन आ जाता है। आशा करते हैं आज के लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।